इस जमीन को, जिस जमीन पे मैं खड़ा हूँ, इसे देवभूमि कहते हैं। जब दिल्ली में उधर बैठ के हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड क्या है, तो हमको दिखाया जाता है कि देवभूमि है। इस जमीन को जो आप दिखाते हैं कि ये देवताओं की जमीन है, देवताओं के राज में हमारे लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, उसकी बात भी करनी होगी। आप सिर्फ अपने हिस्से की बात कह के, आप अपनी कहानियां बता के, आप अपना डांस करके, गीत गा के, टूरिज्म की बातें करके कह दें कि सब कुछ यहाँ पर अच्छा है, वो हमें मंजूर नहीं है। किसने अपने बच्चे को सिखाया होगा कि स्कूल में जाके जब तुम्हारी कुक तुम्हारे लिए खाना बनाएगी तो मना कर देना। 5 साल, 7 साल, 10 साल का बच्चा कहता है मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, उसको ये सिखाने वाले उसके माँ बाप जो है गोमूत्र पिला रहे होंगे, उसको गोबर खिला रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति, एक इंसान का, एक मानव का बनाया हुआ खाना उसको खिलाने से रोक रहे हैं। ऐसे घटिया लोगों की मानसिकता, इस जमीन पर रहने वाले ऐसे जातिवादी लोगों की मानसिकता पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे लोगों की पीड़ा भी सामने आनी चाहिए, हमारे लोगों की हकमारी जो है वो भी सामने आनी चाहिए। और जब आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलती तो पंडित कहता है कि भाई भगवान नाराज है, आपके देवता रुष्ट हैं, उनके लिए कोई अनुष्ठान कर दीजिए। और जब पंडित के बच्चे को नौकरी नहीं मिलती तो कौन जिम्मेदार होता है? आरक्षण। कल से आप लोग लगे होंगे इस कार्यक्रम में, और इतना खूबसूरत कार्यक्रम है। मैं पहली बार उत्तराखंड में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहा हूँ, तो आपके बीच में आके बहुत खुशी हो रही है। लेकिन नींद थोड़ी सी तोड़ दीजिए। एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद थोड़ी नींद कम हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक समय था, 4 दोस्त थे, चारों अलग अलग जातियों के दोस्त थे और हॉस्टल में रहा करते थे। हॉस्टल में रहते हुए तमाम अपनी पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे थे, साथ में एक कमरे में रह रहे थे। अलग अलग तरीके की बातें थी, अलग अलग तरीके का अनुभव था। और एक रात बातें करते करते अचानक उनको भूख लगी तो तय हुआ कि क्या बनाया जाए, कौन सा पकवान बनाया जाए जिसको हम खा सकें, अपना पेट भर सकें। ये सब लोगों ने तय किया। चारों अलग अलग जाति के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों के चारों दोस्त जो है तय करते हैं कि चलिए एक पकवान बनाते हैं, खीर बनाते हैं, और खीर बना के आपस में हम लोग खाएंगे, मज़े करेंगे, बातें करेंगे। तय हुआ कि सब लोग अलग अलग चीज़ें इकट्ठी करेंगे। कोई चावल लेकर आया, कोई दूध लेकर आया, किसी ने आग जलाई, किसी ने चीनी डाली और किसी ने उसको हिलाया और उसको पकाया। मिलकर एक स्वादिष्ट खीर को तैयार कर लिया। बहुत अच्छी खीर बनी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, लग रहा था कि अभी इसको खा लिया जाए। लेकिन जो हमारे ब्राह्मण साथी थे, उनकी बुद्धि दौड़ी थोड़ा, जैसा कि चरित्र में कुछ चीज़ें होती हैं कि वो जाती नहीं है चीज़ जो चालाकी करने की जो एक प्रवृत्ति सदियों से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भाई खीर तो बन गई है, लेकिन इस खीर को अभी खाएंगे नहीं, इसको रख देते हैं, और रात में जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा सुबह उठकर वो अपना सपना सुनाएगा, और जिसका सबसे अच्छा सपना होगा उसको सारी की सारी खीर मिलेगी। खीर बनाई सबने, साधन लगाए सबने, मेहनत की सबने, खीर मिलनी चाहिए थी सबको, लेकिन उन्होंने अपना प्रपंच लगाया कि जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा सारी खीर सुबह उसको दी जाएगी। तो सबसे पहले लोग सो गए, सुबह का इंतज़ार हुआ, सुबह उठे लोग, पूछा गया कि क्या सपना आया बताइए। तो ब्राह्मण मित्र जो हैं वो कहते हैं कि मेरे सपने में भगवान राम आए थे, साक्षात उन्होंने मुझे दर्शन दिए और मुझे कहा कि जाओ ये खीर तुम खा लो। तो अब मैं खीर खाऊंगा, सारी खीर मेरी है। अब जो क्षत्रिय भाई साहब थे वो भी थोड़ा सीख गए हैं, चूँकि व्यवस्था में रहते हैं तो आप भी सीख जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे सपने में तो राम और सीता दोनों आ गए थे, दोनों ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि खीर तो आपको ही खानी है, इसलिए सारी खीर मेरी है। अब आए हमारे बनिया साहब, वैश्य साहब, उनसे पूछा गया बताइए कौन सा सपना आपको आया, कितना अच्छा सपना आया ताकि खीर का बंटवारा हो सके। तो बनिया भाई साहब कहते हैं कि मेरे सपने में तो राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, पूरा राम दरबार आ गया। उन्होंने कहा कि बच्चा तुमको ही खीर खानी है, इसलिए सारी खीर मेरी है, तुम लोगों का खीर पे कोई अधिकार नहीं। अब हमारे भाई साहब बैठे हुए, सदियों के सताए हुए, सदियों के भूखे, तमाम तरीके की विपत्तियां झेलते हुए बैठे हुए हैं। पूछा उनसे बताइए आप अपना सपना, आपको सपने में कौन दिखा, क्या सपना आया कि आपको खीर मिले। तो हमारे शूद्र भाई साहब कहते हैं मेरे सपने में रात में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए थे। वो बोले हे मूर्ख उठ जा, सदियों से सो रहा है, तेरी खीर कोई और खा रहा है, इसलिए मैं आधी रात में उठा और मैंने सारी खीर खा ली।
तो हमें जागना होगा, नींद तोड़नी होगी और अपने हिस्से की खीर को खाना होगा। किसी और की मक्कारी के हवाले अपनी खीर को करना नहीं है। उम्मीद है आपकी नींद थोड़ी जागी होगी। तो अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये कार्यक्रम बहुत शानदार है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा मैंने इस देश में जहां मैं जाकर देखता हूं, मुझे सबसे खूबसूरत प्रतिमा यहां पर लगी है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संदेश दे रहे हैं कि जाइए, अपने हक को आप पाइए, आप अधिकार के लिए लड़िए, चुप मत बैठिए। उनके आशीष में, उनकी छाया में इस प्रांगण में खड़ा होना मेरे लिए सम्मान की बात है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्म दिवस समारोह समिति हल्द्वानी ने जो शानदार कार्यक्रम किया है, वो सब भी बधाई के पात्र हैं। तमाम लोग जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई है, वीरेंद्र टमटा जी, दीपक चनियाल जी, दीपदर्शन जी, विनोद कुमार बोध जी, संजय जी, तमाम लोग जिन्होंने इसमें काम किया है। मेरे जैसे वक्ता आते हैं, बात रखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये पंडाल कौन लगाएगा, कुर्सियाँ कौन बिछाएगा, खाने का इंतजाम कौन करेगा, झंडे कौन लगाएगा, ये इतनी मेहनत होती है कि इन लोगों की मेहनत के बिना कार्यक्रम सफल नहीं होते। इसलिए एक बार इनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए कि इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ किया है। इस ज़मीन को, जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, इसे देवभूमि कहते हैं। जब दिल्ली में उधर बैठ के हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड क्या है, तो हमको दिखाया जाता है कि देवभूमि है, वो तो बहुत शानदार टूरिज्म का क्षेत्र है, लेकिन देवभूमि के दलितों का दर्द दिल्ली या किसी और हिस्से में पता तक नहीं चलता। वहाँ दिखाई नहीं देता कि देवभूमि में दलितों का क्या हाल है, किस स्थिति में हमारे लोग रह रहे हैं, किन हालातों में हमारे लोग अपना जीवन यहाँ गुजार रहे हैं। इसकी बात वहाँ कोई नहीं पहुँचा पाता, पहुँच ही नहीं पाती। हम लोग मीडिया में काम करते हैं, तब भी हम तक खबर पहुँचने में कई दिन लग जाते हैं। भोजन माता सुनीता देवी का चंपावत का केस आप जानते हैं। किसने अपने बच्चे को सिखाया होगा कि स्कूल में जाके जब तुम्हारी कुक तुम्हारे लिए खाना बनाएगी तो मना कर देना। 5 साल, 7 साल, 10 साल का बच्चा कहता है मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, और उसके बच्चे, उसको ये सिखाने वाले उसके माँ बाप जो है गोमूत्र पिला रहे होंगे, उसको गोबर खिला रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति, एक इंसान का, एक मानव का बनाया हुआ खाना उसको खिलाने से रोक रहे हैं। ऐसे घटिया लोगों की मानसिकता, इस जमीन पर रहने वाले ऐसे जातिवादी लोगों की मानसिकता पूरी दुनिया ने देखी है। अल्मोड़ा का हमने केस देखा, हमने चंपावत का देखा, हमने चक्राता का देखा, हमने जो है जोशीमठ का देखा। तमाम तरीके के जो केसेस आए हैं वो हिला देने वाले केसेस हैं। इस जमीन को जो आप दिखाते हैं कि ये देवताओं की जमीन है, देवताओं के राज में हमारे लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, उसकी बात भी करनी होगी। आप सिर्फ अपने हिस्से की बात कह के, आप अपनी कहानियां बता के, आप अपना डांस करके, गीत गा के, टूरिज्म की बातें करके कहते कि सब कुछ यहाँ पर अच्छा है, वो हमें मंजूर नहीं है। हमारे लोगों की पीड़ा भी सामने आनी चाहिए, हमारे लोगों की हकमारी जो है वो भी सामने आनी चाहिए। तो ये कार्यक्रम हमारे हक अधिकार की लड़ाई में कड़ी के तौर पर भी मैं देखता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सिर्फ जन्म दिवस नहीं मनाया जा रहा कि हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, हम अपने साथ हो रहे अन्याय पर भी बात कर रहे हैं। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, कई मायनों में अहम हो जाता है। पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शायद इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जन्म जयंती इतनी धूमधाम से मनाई जाती है। दुनिया में तमाम तरीके के मुक्तिदाता लोग हुए हैं, तमाम ह्यूमन राइट्स चैंपियंस हुए हैं जिन्होंने मुक्ति के संघर्ष लड़े हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इतनी धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, वैसा कहीं कोई आयोजन नहीं होता। ऐसे महामानव को विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उनके काम को हमें याद करना चाहिए, हमें उस चीज़ को पहचानना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। उनकी बदौलत आज हम लोग जो हैं बात कर पाते हैं, लड़ पाते हैं, महंगे कपड़े पहन पाते हैं, 2-2 हज़ार रुपए की जीन्स पहन लेते हैं, 5,000 का जूता पहन लेते हैं, 2 लाख 3 लाख का मोबाइल ले लेते हैं, लाखों की गाड़ियों में चल लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, विदेश में पढ़ लेते हैं। ये खैरात में नहीं मिला, ये ऐसे ही किसी ने नहीं दे दिया कि किसी ने आया कि बच्चा तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ तथास्तु ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं हुआ। हमारे लोग लड़े हैं, सदियों से लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत संघर्ष किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे पुरखों ने, तब जाकर हमें संविधान के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये अधिकार दिए हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाइए, किसी भी महानायक की जयंती के दौरान आपको कभी भी
संविधान की प्रतियां बिकती हुई नजर नहीं आएंगी कि उस दुनिया में, उस देश में अगर कहीं पे संविधान लागू है, उस संविधान को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग गले से लगा रहे हैं, लोग उसका जश्न मना रहे हैं, झांकियां निकाल रहे हैं, किताबें बेची जा रही हैं, उसका पाठ हो रहा है, उद्देशिका का पाठ किया जा रहा है। इकलौता भारत देश ऐसा है जहां संविधान को इतना ज्यादा सम्मान दिया जाता है, और सम्मान देने वाले लोग सिर्फ हमारे लोग हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मानस संतानें, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने बराबरी का संदेश दिया, जिन्होंने सबको समान कर दिया, एक कलम से तमाम जातिवादी, मनुवादी घटिया विधानों को खत्म कर दिया, उनके संविधान के प्रति हमारी आस्था है। क्यों आस्था है? क्योंकि हमें डर लगता है। हमें पता है कि जब इस देश में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से पहले लागू नहीं था, तब आप कितनी मक्कारी कर रहे थे, आप कितनी घटिया हरकतें करते थे, आप किस तरह से हमारे लोगों के साथ तमाम तरीके की पीड़ा करते थे, उन्हें कितनी यातनाएं देते थे, वो हम सब जानते हैं। भारत का संविधान लागू होने के बाद भी आप देखेंगे अभी तक आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाया, करीब 30,000 लोग, हमारे SC/ST समुदाय के लोग जातीय उत्पीड़न की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर कहीं नरसंहार होता है, कहीं बड़ा दंगा होता है, कहीं न्यूक्लियर बम गिर जाता है, तब इतनी बड़ी तबाहियां होती हैं। इस देश में 75 साल आज़ादी के हो गए, हमारे 30,000 लोग हमारे सिर्फ जाति की वजह से मार डाले गए कि उन्होंने एक जाति में जन्म लिया था। उनका कोई गुनाह नहीं, सिर्फ चूंकि उनको दलित कहा गया, उनके साथ जातीय उत्पीड़न हुआ, और तमाम ये उत्पीड़न आज भी जारी हैं। इसलिए अगर भारत का संविधान नहीं होगा तो हमें डर है कि फिर से वैसे हालात होंगे जैसे आपके मनुस्मृति के राज में होते थे, कि अगर सुमित चौहान यहाँ पे बोल रहा है तो मनुस्मृति का विधान कहेगा इसकी जीभ को काट दो यहीं पे। अगर आप लोग सुमित चौहान की बात सुन रहे हैं तो आपके कानों में तेल खोलता हुआ डाल दो, आप चेयर पर बैठ गए तो आपकी टांगे काट दो। इस तरह के विधान उस मनुस्मृति में लागू थे जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक कलम से दरकिनार कर दिया। इस देश को समानता, न्याय, बंधुता, तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलते हुए एक समता मूलक समाज बनाने की कोशिश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की। इसलिए हम इस देश के संविधान पर गर्व करते हैं, इस देश के संविधान की रक्षा की गारंटी देने की कोशिश करते हैं, और जब भी उस पर कोई हमला होता है तो सबसे ज्यादा सड़कों पर विरोध करने में हमारे लोग आगे आते हैं। इसलिए हमें अपने लोगों पर गर्व करना चाहिए। भारत का संविधान है तो हम हैं, भारत का संविधान रहेगा, हम भी रहेंगे। भले ही कुछ लोग कहते रहे कि मनुस्मृति लागू करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप एक हिंदू मोहल्ला तो बना के दिखा दो, आप एक हिंदू गांव बना के दिखा दो जहां कोई जातिवाद नहीं है, जहां कोई किसी के साथ जाति भेद नहीं करता, जहां किसी की जाति मायने नहीं रखती, जहां दामाद ढूंढते हुए, बहू ढूंढते हुए आप जाति नहीं देखते, आप किराएदार ढूंढते हुए जाति नहीं देखते, आप खाना पानी छूने से देते हुए आप उसको टच करते हुए जाति नहीं देखते। आप एक ऐसा आदर्श मोहल्ला, हिंदू गाँव बनाकर दिखा दीजिए जहाँ पर कोई जाति भेद नहीं है, तब मान जाएंगे कि आपके हिंदू राष्ट्र का हकीकत हो सकता है। आप ये कितनी हवा में बातें करते रहिए, ना आपका सपना सच हुआ है और ना हमारे लोग होने देंगे। हमारे लोग सदियों से लड़ते आ रहे हैं, आप मौका परस्त लोग हैं, आपने मौके के हिसाब से दरबारों में हाजिरी लगाई है, आपने दंडवत किया है। हमारे लोग भीमा कोरेगांव को याद कीजिए, हमारी जो चमार रेजिमेंट थी उसको याद कीजिए, किस तरह से लड़े, इस देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया हमारे लोगों ने। हमारे लोग लड़ने वाले फाइटर कौम है, आपकी तरह मौका परस्त लोग नहीं हैं। इसलिए आप जो भी तमाम बातें करते रहिए, दावे करते रहिए, हमारे लोग हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे, चाहे वो कोई विचारधारा हो, चाहे वो किसी तरह की बातें हो। और जो कभी कभी लगता है ना कि आज का दौर बड़ा विकट हो गया है, बड़ा मुश्किल दौर हो गया है, भाई आज कैसे बातें करें, हमारे इस देश के जो हिंदू हृदय सम्राट हैं वो हमको जेल में डाल देंगे, हमको उठा के जो है NSA लगा देंगे, हमारा चैनल बंद करवा देंगे, आएंगे तो कहीं ना कहीं इनकाउंटर हो जाएगा। आजकल तो हमारे योगी बाबा तो इनकाउंटर में भी माहिर हैं, तो तमाम तरीके के डर हैं। लेकिन जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये जो दौर था, आज तो फिर भी हमारे पास हज़ारों लोग हैं, आज हमारे पास ताकत है, आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पूरी दुनिया में हमारी कनेक्टिविटी है जहां हम अपनी बातों को, अपने अधिकारों को, अपने साथ हो रही वारदातों को दिखा सकते हैं। आप सोचिए, तथागत बुद्ध जब लड़ रहे थे उनके पास क्या था? तथागत बुद्ध जब सीधा सवाल कर रहे थे कि तुम कैसे इस देश में जाति व्यवस्था को कायम कर सकते हो, कैसे इंसान और इंसान में भेद कर सकते हो, तब उन पर कितने हमले हुए, कितनी धमकियां मिली, तब उनके पास कौन से साधन थे? क्या वो मुझसे बेहतर पोजीशन में थे? नहीं थे। लेकिन बावजूद उसके वो लड़ रहे थे इस देश को रहने लायक बनाने के लिए, इस देश को बेहतर बनाने के लिए, इस देश में समतामूलक समाज कायम करने के लिए हमारे लोग लड़ रहे थे। तो हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हमें डरने की कोई ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है, हमें हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़ाई लंबी है, सदियों से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। चूँकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और मीडिया पर बात नहीं करूँगा तो शायद आप कुछ लोगों को लगेगा कि दूसरी बातें बता गए, भारत के मीडिया के बारे में तो बताया नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं मीडिया का जिक्र करूं तो मैं अपने लोगों के साथ एक सच्चाई साझा करना चाहूँगा कि इस देश में फ़िलहाल जो भी मीडिया की वजह से घटिया चीज़ें हो रही हैं, जो भी खराब चीज़ें हो रही हैं, इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, लोगों को मुद्दों से भटकाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान की बाइनरी में फंसाया जा रहा है, दलितों के ऊपर उत्पीड़न को बढ़ावा दिया जा रहा है, फर्जी बातों की डिबेट करके, ताल ठोके, दंगल करा के हमारे लोगों के जहन में जहर भरा जा रहा है, इस देश की बुनियाद को ख़त्म किया जा रहा है। उसके लिए मेरे लोग जिम्मेदार नहीं हैं, मेरे एक भी आदमी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मेरे समाज का, क्योंकि भारत का मीडिया 99.9% सवर्ण मीडिया है, सवर्ण डोमिनेटेड मीडिया है। सिर्फ चंद जातियों के लोग भारत के मीडिया में हैं। हमारे एक आदमी किसी चैनल का एडिटर नहीं, किसी का रिपोर्टर नहीं, किसी का एंकर नहीं। ऑक्सफैम न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट अभी पिछले साल आई है कि भारत का मीडिया कंप्लीटली जो है इट इज़ डोमिनेटेड बाय द सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड डोमिनेट कास्ट। So my people are not there and they are not responsible for it. So I am very proud कि मेरे लोग जो हैं वो इस देश को खराब नहीं कर रहे। इसलिए जब कोई कहे कि मीडिया बर्बाद कर रहा है तो कहिए सवर्ण मीडिया बर्बाद कर रहा है, हमारे लोग नहीं कर रहे। बहुजन मीडिया इस देश को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुजन मीडिया सिर्फ दलितों का मीडिया नहीं है, सिर्फ बहुजन लोगों का मीडिया नहीं है कि हमारे को ये लेबल कर देते हैं कि जब हम पत्रकारिता करते हैं, हम जर्नलिज्म करते हैं तो हमको कहते हैं ये लोग दलित मीडिया वाले, ये बहुजन मीडिया वाले हैं। अपने आप को बामन मीडिया बोलिए, अपने आप को ब्राह्मण मीडिया बोलिए। अगर आपको ऐसे लेबल करना है तो आपको अपना भी चरित्र देखना होगा कि आपके लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम जब काम करते हैं तो हम दलित मीडिया हो गए और आप जो है वो आप अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहेंगे, मैं आपको मनु स्ट्रीम मीडिया कहूँगा। आप जिम्मेदार हैं, मेरे लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। मेरे देश के लोग, मेरे समाज के लोग इस देश को बेहतर बना रहे हैं। मीडिया का क्या काम है? मैं पत्रकारिता का छात्र रहा, इस देश के सबसे बड़े मीडिया चैनलों में मैंने काम किया, स्कूल से पढ़ाई की मीडिया के। सिखाया गया कि जो आप बता रहे थे ना, अभी यशवीर जी बता रहे थे कि चौथा खंबा होता है, एक साथी बोल रहे थे कि मीडिया चौथा खंबा है लोकतंत्र का। हकीकत में मीडिया चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड होता है। वो एक मीडिया कंपनी है, एक कारोबारी कंपनी है जिसका फ़ायदा नुकसान पर ही सब कुछ टिका हुआ है। उसे ना इस देश के लोकतंत्र से मतलब है, ना इस देश के संविधान से मतलब है, ना इस देश को बेहतर रहने लायक बनाने से मतलब है। उसे सिर्फ मुनाफा करने से मतलब है, उसे सिर्फ अपना एजेंडा सेट करने से मतलब है। इसलिए जो चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड आज का है वो इस देश को कमज़ोर कर रहा है। और हमारे लोग सवाल उठा रहे हैं, हमारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे देश को जातियों के आधार पर बांट सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई ऊंचा होगा, कोई नीचा होगा? आप कैसे बोल सकते हैं कि किसी के हाथ का छुआ खाने से आप अछूत हो जाएंगे, आप अपवित्र हो जाएंगे? आप कुर्सी पर बैठने पर कैसे किसी को मार डालेंगे? क्यों दलितों के मोहल्लों में कच्ची सड़कें हैं? क्यों वहाँ लाइट नहीं है? क्यों पानी की व्यवस्था नहीं है? क्यों आदिवासी महिलाएं 14 साल पहले मर जाती हैं? क्यों हमारे लोगों को बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं? ये सारे सवाल इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले सवाल हैं। क्योंकि जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है, जब देश को बनाने की बात आती है, तो देश के सभी लोगों को भागीदारी और उन तक बुनियादी सुविधाओं की गारंटी देना, उनको मुख्यधारा में शामिल करना, यही एक राष्ट्र का, हमारे देश का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इसके संदर्भ में हम देखेंगे तो बहुजन मीडिया अपना ईमानदारी से काम कर रहा है और इस देश को बेहतर रहने लायक बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपने दलित बहुजन मीडिया पर गर्व है कि वो मक्कारी नहीं कर रहे, वो आपके 2000 के नोट में चिप नहीं ढूंढ रहे कि इसमें जो है कहीं दबा दोगे तो चिप निकल आ जाएगी, ये आपकी मेरिट है। ये कहते हैं भाई मेरिट नहीं होते हमारे लोगों में, ये तो आपकी मेरिट है कि आप 2000 के नोट में चिप ढूंढते हैं, आप कोई सूट पहन के मंगल पर जाने की बात करते हैं, आप सुबह तारे सितारे दिखाते हैं, आप तमाम तरीके की बकवास करते हैं, आपको ना तथ्यों का पता है, ना आपको रिपोर्टिंग का पता है, ना आपका एडिटोरियल सेंस है, और फिर आप कहते हैं कि आप में मेरिट बची हुई है। मैं 4 जगह चैनलों में काम करके आया, वहाँ तो आरक्षण लागू नहीं था, मुझे तो आरक्षण से नौकरी नहीं मिली, मुझे तो आरक्षण की मदद से आपने नहीं रखा, तब मेरे को कैसे काम दे दिया आप लोगों ने? मेरे को बिना मेहनत के, बिना मेरिट के, बिना काम के आप दे सकते हैं आपको नौकरी? सिर्फ दलितों के पास, हमारे समाज के लोगों के पास एक गुण है, वो है उनका काम।
आपके काम के अलावा आपकी कोई पहचान आपके साथ काम नहीं आती। आप एक स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दीजिए, आप एक तथ्य गलत कर दीजिए, आपके पूरे समाज को गाली दी जाती है, आपके पूरे कम्युनिटी को ये कहा जाएगा कि ये तो कोटे वाले हैं, आरक्षण वाले हैं, आरक्षण की वजह से इनको एडमिशन मिल गया था, आरक्षण की वजह से नौकरी मिल गई, ये तो डिजर्व ही नहीं करते थे। और इनकी मेरिट को जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपने मुंह से बच्चे पैदा करवा दिए, ये आपकी मेरिट है। आप कह रहे हैं कि मुंह से बच्चे पैदा हो रहे हैं, भुजाओं से बच्चे पैदा हो रहे हैं, जांघों से बच्चे पैदा हो रहे हैं, पैरों से बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपका पुष्पक विमान जो है बिना तेल पानी के चल रहा है, तो अब ले आइए ना, कहाँ चला गया? लेके आइए ना यार, हम लोग भी एंजॉय करना चाहते हैं ना। 100 रुपए लीटर तेल हो गया, डलवा के आते हैं, दिल्ली से खर्च होता है, लाइए पुष्पक विमान हमको भी दे दीजिए। आप यहाँ बैठ के कहते हैं मंत्र मारूंगा और मैं ग्रह जो है इधर से उधर हो जाएंगे, और भारत सरकार जो है 500 करोड़ के मंगलयान भेज रही है, चंद्रयान भेज रही है। आप बताइए ना, यहाँ बैठ के मेरिट है तो आप में, आप बताइए, आपके अंदर अगर मेरिट है तो बताइए कि कैसे आप ग्रहों की दिशा बदल देंगे, और कौन से ग्रह पे आपको जीवन मिल रहा है, कौन से ग्रह पर जो है अच्छी चीज़ें हैं, खनिज है, भेजिए हमारे लोगों को वहाँ पर। क्यों नहीं बताते? आप में मेरिट है तो आप क्यों नहीं बताते कि भूकंप आने वाला है? आप में मेरिट है तो आपने क्यों नहीं बताया कि जो है उत्तराखंड में आपदा आने वाली है, केदारनाथ में आपकी भविष्यवाणी क्यों नहीं हुई? आप क्यों नहीं बता पाते कि चोरी होने वाली है? आप क्यों नहीं बताते कि ट्रेन हादसा होने वाला है, फ्लाइट जो है वो उनका एक्सीडेंट होने वाला है? आप में अगर मेरिट है, आपकी भविष्यवाणियाँ होती है तो दिखाइए ना। ये कौन सा दौर आ गया कि एक दौर था आप जो है मंत्र मारते थे और हमारे लोगों को भस्म कर देते थे कि मैं तुम्हें गधा बना दूंगा, कुत्ता बना दूंगा, भस्म कर दूंगा, और ये दौर आ गया। इस दौर में आपकी सारी शक्तियां गायब हो गई, आपकी मेरिट चली गई, क्योंकि संविधान लागू हो गया, क्योंकि इस देश में कानून का राज आ गया, इस देश में सबको बराबरी का अधिकार मिल गया, इसलिए आपकी सारी शक्तियाँ चली गई। अब आपकी शक्तियाँ काम नहीं करती, अब आपका मेरिट काम नहीं करता। आप चाहते हैं हमारे लोगों को मूर्ख बनाना, आप चाहते हैं हमारे लोगों के जहन में इस तरह की बातें डाल देना ताकि वो आपकी गुलामी करते रहें, आपके आगे हाथ जोड़ते रहें, और उनको ये पता ही नहीं चले कि उनके बच्चों की शिक्षा जो है वो ख़त्म की जा रही है। उनको इस बात का एहसास ही ना हो कि उनके बच्चों को बाजारीकरण में ऐसा छोड़ दिया गया है कि वो सिर्फ चीप लेबर बन के रह जाएं, उनको नौकरियां मिलेंगी नहीं। उनको इस बात का एहसास ही ना हो कि उनकी महिलाओं को, उनके पुरुषों को मानसिक गुलाम बना दिया जा रहा है। और ये जो भारत का मीडिया जो ज़ोंबी बनाने का काम कर रहा है, ये इस बात का एहसास ही ना हो, इसलिए इस तरह की बकवास, इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं कि हम उन्हीं में उलझे रहें, उन्हीं चीज़ों में फंसे रहें। आप एक रोमन कवि थे जुवेनल का एक वाक्य है, वो कहते हैं अगर आप किसी को रोटी नहीं दे सकते हो तो उन्हें सर्कस दिखाइए। इफ़ यू कैन नॉट गिव ब्रेड टू योर पीपल, शो देम सर्कस। अगर आपने सर्कस दिखा दिया तो जो जोकर आएगा, जोक मारेगा, कर्तव्य दिखाएगा, तो जो भूखा है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा, तालियां बजाएगा, और उसको याद नहीं रहेगा कि उसको भूख लगी है। और जैसे उसको भूख का एहसास होगा तो फिर कोई और कर्तव्य आ जाएगा, और आप उसको सर्कस दिखाते रहिए, उसको एहसास ही नहीं होगा कि उसको भूख लगी है। इसलिए ये जो अभी आज देश में चल रहा है ना, ये सिवाय सर्कस के कुछ नहीं है। जोकर अपना जो है वो पिटारा खोल के बैठा हुआ है, कर्तव्य दिखा रहा है, कलाकारियाँ दिखा रहा है, मदारी और तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं, कर्तव्य चल रहे हैं, और हमारे लोगों को भूख का एहसास ना हो। लेकिन भूख जो है देर सवेर लगती है, उसका एहसास भी होता है, और सबसे बड़ी जो तड़प होती है वो भूख की होती है। इसलिए जब भूख लगेगी तो लोग सवाल भी करेंगे, आपका गिरेबान भी पकड़ेंगे, आपसे सवाल भी पूछेंगे। इस देश के संविधान ने आपको पद दिए, आपको शक्तियाँ दी, आपको अधिकार दिए, किस लिए? कि आप इस देश को बेहतर बनाएं, आप समतामूलक समाज बनाएं। लेकिन आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाए, आप इस देश में समानता लागू नहीं कर पाए, आपने जो है गैर बराबरी को बढ़ावा दिया, आपने दलित बहुजनों के आरक्षण पर हमला किया, आपने हमारे अधिकार की कटौती की, आपने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। जब भूख लगेगी, समझ आएगा, तो हमारे लोग भी इस पर सवाल करेंगे। इसलिए हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो तमाम लोग ये हम पर आरोप लगा देता है मीडिया के, तमाम जब मैं देखता हूँ चैनलों को, कि ये दलित बहुजन जो लोग हैं ना, ये फुट सोल्जर हैं आरएसएस के, ये जो हैं हिंदूवादी फोर्सेस के फुट सोल्जर बने हुए हैं। अरे हमारे लोग लड़ रहे हैं भाई, हमारे लोग लड़ने वाले लोग हैं, उनसे लड़ रहे हैं। आपका 100% आदमी उनके पास है, आपका 100% जो वोट है वो उनको जा रहा है। हमारा 5%, 3%, 2% वोट भी शिफ्ट हो गया, तो आप सारा का सारा नैरेटिव चलाते हैं कि हमारे लोग शिफ्ट हो गए, हमारे लोग उनके पक्ष में चले गए, हमारे लोग उनके फुट सोल्जर हैं, हम लोग दंगों में इस्तेमाल होते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अयोध्या में मस्जिद में मांस फेंकने का एक जो है वारदात हुई, कि वो दंगे भड़काने की कोशिश थी कि मस्जिद में मांस फेंक दिया जाए। 7 लोग थे जो मांस फेंकने के उसमें पकड़े गए, 6 ब्राह्मण थे, 1 ओबीसी था।
सारे के सारे वो लोग हैं। हमारा इक्का दुक्का एक आदमी जो है किसी तरह से उनके जाल में फंसा हुआ है। गुजरात में दंगा हुआ, स्टडी रिपोर्ट कहती है कि जिन मोहल्लों में दलितों की आबादी ज़्यादा थी, जिन मोहल्लों में दलित ज़्यादा रह रहे थे, वहाँ हिंसा नहीं हुई। दलितों ने अपने मुस्लिम लोगों को बचाया, उन्होंने ह्यूमन चेन बनाए और अपने लोगों को बचाया। उनके मोहल्लों में कम हिंसा हुई है। तो हमारे लोगों को आप फुट सोल्जर बोल रहे हैं। हमारे लोग जेल जाते हैं, हमारे लोग जो है लाठियाँ खा रहे हैं, हमारे लोग चैलेंज कर रहे हैं, एनएसए झेल रहे हैं, तमाम तरीके की अपने करियर पर जो है रिस्क ले रहे हैं, और आप हमें फुट सोल्जर कहते हैं। तो ये बर्डन भी हमारे ऊपर डाल देते हैं और इनका 100% आदमी उधर है, उसको वो फिर भी सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हमारा तो प्रोग्रेसिव है, हमारा आदमी तो प्रोग्रेसिव आदमी है, उसको तो समझ में आ जाता है। कुछ लोग चले जाते हैं, आपका 100% वोट शेयर उधर जा रहा है। आप तमाम तरीके के सर्वे निकाल के देखिए, इनकी बातें निकाल कर देखिए, किस तरह का डिस्कशन चलता है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए। तो स्टडी क्यों आपके बिहेवियर पे नहीं हो रही, क्यों आपके पॉलिटिकल बिहेवियर को एनालाइज नहीं किया जा रहा। आप जो है स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे कि दलितों के पॉलिटिकल बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, उसकी स्टडी करेंगे। आप अपने लोगों को तो देख लो पहले, अब हमारे लोगों के बिहेवियर पे बाद में आना। हमारे आदमी सीख जाएंगे, बदल जाएंगे। सदियों की लड़ाई है, तमाम तरीके से लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वो पीछे नहीं हटे। इसलिए हम पर ये लांछन लगाना बंद कर दीजिए कि हम फुट सोल्जर हैं। हम इस देश में अपने लोग आप देखिए 2 अप्रैल का SC/ST एक्ट को देख लीजिए, आप 5 मार्च का रोस्टर आंदोलन को देख लीजिए, तमाम तरीके के आंदोलन देख लीजिए। हमारे लोगों के हाथ में संविधान होता है, हमारे लोगों के हाथ में भारत का संविधान होगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर होगी। कानून का पालन करने वाले लोग हैं, कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, वो अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का इस्तेमाल करने की बात करते हैं। आपकी तरह कानून की प्रतियां नहीं जलाते, आपकी तरह संविधान की प्रतियां नहीं जलाते, आपकी तरह ये नहीं कहते कि मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, आपकी तरह ये नहीं कहते कि हम नया संविधान बना देंगे, भगवा संविधान बना देंगे और इस देश में जाति व्यवस्था रहनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए। ये रहेगा तो हिंदू धर्म बचेगा, ये नहीं रहेगा तो हिंदू धर्म टूट जाएगा। जातियों में समरसता की बात होगी, जातियां खत्म करने की बात नहीं होगी। हमारे लोग ऐसा नहीं कह रहे, हमारे लोग कह रहे हैं जैसे संत रविदास कह रहे थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। तो ऐसे बेगमपुरा की कल्पना हमारे लोग कर रहे हैं, ऐसी प्रेम नगरी जो कबीर कह रहे थे उसकी कल्पना हमारे लोग कर रहे हैं। बली राजा जिस बली राज की कल्पना कर रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस प्रबुद्ध भारत की कल्पना कर रहे थे, जहां समानता है, बराबरी है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ऐसे समाज की कल्पना हमारे लोग करते हैं। आपकी तरह ऊंच नीच का, आपकी तरह भेदभाव वाला, आपकी तरह जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर आप जो चीज़ें बनाएंगे, वैसा समाज हमारे लोग नहीं चाह रहे, वैसा हरकत हमारे लोग नहीं करे। तो हमारे ऊपर लांछन लगाने से पहले आप सोचिए, आपको समझना पड़ेगा कि आपके लोग ही उसके असली फुट सोल्जर हैं, वही आपके प्यादे हैं। हमारे लोग लड़ने वाले लोग हैं और हमें अपने लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि भाई इनके षड्यंत्र में शामिल मत हो, इनकी बातों से बचिए, जो ये कह रहे हैं इनके एजेंडे से बचिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को बताएं। अंत में मैं एक बात बस अपने लोगों को ये कहूँगा कि ये चूंकि सदियों की गुलामी है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था इतनी हावी है कि हम चाहकर भी बहुत बार उससे बाहर नहीं निकल पाते और उसके प्रभाव में कहीं ना कहीं हम लोग रह जाते हैं। और इसलिए हम लोग जो हैं हाथ में तराजू लेके घूमते हैं 24 कैरेट का अम्बेडकरवादी ढूंढने के लिए। ये बड़ी एक प्रवृत्ति मैं देख रहा हूँ अपने लोगों में कि ऐसे तराजू लेके घूमते हैं कि 24 कैरेट का अम्बेडकरवादी होना चाहिए, 22 कैरेट का, 18 कैरेट का नहीं चलेगा, 24 कैरेट का होना चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है आपकी। आप अम्बेडकरवादी पैदा नहीं होते, आप अम्बेडकरवादी बनते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा धार्मिक अनुष्ठानों में लगाया है, कीर्तन करने में लगाया है, हवन करने में लगाया है। मेरे हाथ पे आज जो आप बुद्ध का निशान देख रहे हैं, कभी यहाँ ओम लिखा हुआ था, तो ओम से बुद्ध की यात्रा सालों में तय हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सालों बाद पढ़ा है। पहली जनरेशन के पढ़ने वाले लोग हैं जिन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट को पढ़ा, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की रचनाओं को पढ़ा, जिन्होंने ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी को पढ़ा। जब जाके समझ में आया, तब जाके बुद्धि खुली है, ज्ञान चक्षु खुले हैं कि भाई खेल तो कुछ और ही चल रहा था, अभी तक तो आप ऐसे ही सो रहे थे। लेकिन आप कहें कि नहीं ये कैसा अम्बेडकरवादी है, ये तो देखिए इसकी कोई पुरानी तस्वीर निकालिए। आजकल मेरी कुछ तस्वीरें लोग निकाल ले आते हैं कि देखिए इसके हाथ पे तो ओम लिखा हुआ है, ये तो होली खेल रहा है, ये तो। अरे भाई आप मेरे पास क्यों नहीं आए? आपने आके मेरे को अम्बेडकरवादी बनाना चाहिए था बचपन से, आप क्यों नहीं आए?
आप नहीं आए, जय श्री राम वाले पहुंच गए, जय भीम वाले नहीं पहुंचे, रामलीला वाले पहुंच गए, भीमलीला वाले नहीं पहुंचे, उनकी झांकियों वाले मेरे पास जा पहुंच गए, आपकी झांकियों वाले लोग नहीं पहुंचे। तो मेरा मानना होगा कि हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने लोगों तक ये संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अगर हम अपने लोगों को अम्बेडकरवादी नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है। आप 24 कैरेट का निकालना छोड़ दीजिए। अगर कोई अम्बेडकरवाद के पथ पर चलने लगा है, भले ही आज उसमें कुछ कमियां हैं, भले ही आज उसमें बदलाव की कुछ आपको नजर आ रहे हैं, एक समय आएगा जब उसमें बदलाव आएगा, वो बेहतर व्यक्ति बनेगा। जरूरी है कि आप उसका साथ दें, उसका मनोबल मत तोड़ें। आप तमाम देखिएगा आरएसएस वाले लोगों को, कुछ लोगों के घरों में आते होंगे ना, तो आरएसएस वाले लोगों को आप गाली दे दीजिएगा, तब भी वो अगले दिन आपके घर आ जाएगा। आप उसको डांट के भगा दीजिएगा, तीसरे दिन फिर आ जाएगा, आपके बच्चे के जन्मदिन पे आ जाएगा, गिफ्ट लेके आ जाएगा, शादी ब्याह होगी तब आपके आ जाएगा आसपास में। आप उसको डांटते रहिए, गाली देते रहिए, वो आता रहेगा, प्यार से बात करेगा आपको, और महीने 2 महीने, साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद आपको संगी बना देगा, बातें करता रहेगा, संगी बना देगा। तो हमें सीखना चाहिए, ये जो चालाकी है ना, ये हमको सीखनी चाहिए। जब आप अपने व्यक्ति को इस तरह से दुत्कारते हैं कि अरे तू कैसा अम्बेडकरवादी है, तेरे में तो कोई गुण ही नहीं है, तू तो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो आपसे बात करना बंद कर देगा, आपके पास आना बंद कर देगा, जो आपसे वो अच्छी चीज़ सीख सकता था वो छोड़ देगा और किसी और के प्रभाव में जाएगा, जहां उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी कि वो कुछ बेहतर बन पाता, वो भी आप खत्म कर देंगे। इसलिए धार्मिक प्रतीकों पर, उनकी पूजा पर, उनकी आस्था पर कटाक्ष मत कीजिए, उनको गाली मत दीजिए, प्यार से लगातार संवाद कीजिए, समझाइए कि इस देश में अगर जो करवा चौथ का व्रत है वो रखने से सारे अमर हो जाते लोग, तो हिंदू महिलाएं तो अमर ही रहते, उनके पति अमर ही रहते, उनको कोई विधवत्व का कभी अनुभव ही नहीं होता, वो अमीर हो जाते, वो हमेशा अमर हो जाते, कुछ होता ही नहीं। अगर इस देश में व्रत रखने से जो है सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, तो ना पढ़ने लिखने की ज़रूरत होती, ना मेहनत करने की ज़रूरत होती, ना नौकरी करने की ज़रूरत होती। हम व्रत करते और अपना सब कुछ हासिल कर लेते, इसलिए होता नहीं है। आपको सवाल जवाब करना होगा, आपको प्यार से, तरीके से अपने लोगों से संवाद कायम करना होगा, इज्जत के साथ बात कीजिए। अगर आप उन्हें अपमानित करेंगे, आप उनको जो है बेइज्जत करेंगे, तो वो आपसे दूर भाग जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए कम से कम धार्मिक मामलों में बहुत आपको समझदारी से, प्यार से, दुलार से, आराम से अपने लोगों से बात करनी होगी। उनसे नाराज़ मत होइए, उनको अभी समझ नहीं है, जब आपको समझ आई तो उसमें भी वक्त लगा होगा। आप पैदाइशी तो नहीं बने होंगे, मैं नहीं मानता, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पैदाइशी होंगे या जिनके घर में उस तरह का अनुभव होगा। फर्स्ट जनरेशन वाले लोग हैं, तो हम लोग सीखते हैं, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए लगातार कोशिश कीजिए, लगातार चीज़ों को बताइए, अपने नायक नायिकाओं की जयंती में अपने बच्चों को लाइए, महिलाओं को लाइए, अपने परिवार के लोगों को लाइए, अपने घर में इस तरह के अनुष्ठान कीजिए। आप जो कलश यात्राएं निकालते हैं, आप जो वहाँ पर सत्यनारायण की कथाएं करवाते हैं, आप जो व्रत करवाते हैं, उसकी जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के किसी चैप्टर को पढ़ लीजिए, आप ज्योतिबा फुले की कोई रचना को पढ़ लीजिए, एक ग्रुप स्टडी बना लीजिए, बैठ के बातें कर लीजिए, कुछ इस तरह की चर्चाएं कर लीजिए, किसी विषय पर डिस्कशन कर लीजिए, वो ज़्यादा अहमियत रखेगा, वो ज़्यादा काम आएगा। इसलिए सोच समझ के तरीके से अपने लोगों के साथ पेश आएँ, उन्हें बेइज्जत ना करें, उनका अपमान ना करें, उनकी टांग ना खींचें। आज हमारा आदमी कहीं होगा तो आप उसके दरवाजे पे जाके उसको आवाज़ दे सकते हैं। जब इस देश के संविधान में, इस देश के संसद में, इस देश की विधान पालिकाओं में हमारे लोग होंगे नहीं, हमारे लोग अफसर नहीं बन पाएंगे, हमारे लोग सत्ता में नहीं होंगे, हमारे लोग उन जगह पर नहीं होंगे, तो कौन आपकी बात सुनेगा? अपना आदमी होगा तो आप उसको डांट के, डपट के, गिरेबान पकड़ के चिल्ला के बोल भी लोगे, दूसरा तो आपकी बात भी नहीं सुनने वाला। इसलिए कम से कम अपने लोगों के प्रति थोड़ी नरमी ज़रूर रखिए। उनको समय के साथ आपको लगता है कि आलोचना ज़रूरी है, कीजिए, लेकिन पब्लिकली एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, छीछा लेदर करना, टांग खींचना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, इस प्रवृत्ति से भी हमें बाज आना होगा। हमें एक परिवार के साथ खड़ा होना होगा। वो लोग बिल्किस बानो के बलात्कारी के साथ भी खड़े थे, कि संस्कारी ब्राह्मण था। जब बिल्किस बानो के बलात्कारी आए तो उसके साथ खड़े थे। हाथरस में बच्ची का जिन्होंने दुराचार किया, उनके साथ पक्ष में पंचायतें कर रहे थे, वो अपने समाज के, अपनी जाति के बलात्कारियों, अपराधियों, हत्यारों के साथ खड़े हैं। आप अपने लोग जो पीड़ित हैं, कम से कम उनके साथ तो खड़े हो सकते हैं। आप कम से कम पीड़ितों के साथ खड़े हो सकते हैं। जब वो अपराधियों के साथ खड़े हैं, तो हमें कम से कम अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें उनकी टांग खिंचाई करके, उनको अपमानित करके, बेइज्जत करके मिशन से भटकाने का काम नहीं करना चाहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले किसी दिन उसके जहन में, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो, हम कहते हैं ना कि तथागत बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी,
तो जिस दिन वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिस दिन उसको समझ आ जाएगा, खुद ही बदलाव आएगा। हमने अपने आसपास इस चीज़ को अनुभव किया, अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है। इसलिए मेरी अपील है कि आप भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। एक अपील और है कि भारत के मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। मतलब मैं अपनी जेब का पैसा खर्च करूं, मैं अपना डेटा खर्च करूं, मैं अखबार खरीदूं, मैं टीवी पे पैसा लगाऊं, आजकल तो सेट टॉप बॉक्स में पैसा देना पड़ता है, और अपनी बेइज्जती करवाऊं, अपने बच्चों का भविष्य ख़राब कराऊं। वहाँ का एंकर बैठ के बोल रहा है कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, मेरिट सब कुछ होती है। हम मंदिरों में जाके जो है पूजा पाठ चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, और वहाँ पे जाके अपने मेहनत की कमाई चढ़ाते हैं, और जब आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलती तो पंडित कहता है कि भाई भगवान नाराज़ है, आपके देवता रुष्ट हैं, उनके लिए कोई अनुष्ठान कर दीजिए। और जब पंडित के बच्चे को नौकरी नहीं मिलती तो कौन जिम्मेदार होता है? आरक्षण। जब पंडित का बच्चा पूछता है कि बाबा मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिलती, तो बोलता है आरक्षण की वजह से नहीं मिलती, आरक्षण ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और हमको कहता है कि भगवान नाराज़ है। हम ऐसे लोगों को अपना पैसा देना बंद कर दीजिए, दान मंदिरों में देना बंद कर दीजिए, मठों में देना बंद कर दीजिए, और भारत के मीडिया पर भी देना बंद कर दीजिए। उसको उसके ऊपर खर्च करना बंद कर दीजिए कि आप अपनी जेब का पैसा लगा के अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। अपनी जेब का पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाइए, उनको अच्छे रास्ते पर ले जाने के लगाइए, उनको पढ़ाइए। अपनी ज़िंदगी में ठेका ले लीजिए कि एक ये दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि कम से कम एक बच्चे को मैं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ाऊंगा, उसकी पढ़ाई को स्पॉन्सर करूंगा, उसको आगे पढ़ाऊंगा। वो चाहे किस भी स्कूल कॉलेज में जाए, मैं उसके लिए अपनी सेविंग्स को लगाऊंगा। वो सिर्फ मेरा बच्चा ही ना हो, किसी और का बच्चा हो, मैं पढ़ाऊंगा। एक एक बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा उठाइए, उसको बेहतर बनाने का उठाइए। जो जागरणों में पैसा लगा रहे हो, जो भर भर के बोरियां लगाते हो जागरणों में कि माता की झांकी निकलेगी, मैं टूर पे जाऊंगा, मैं तीर्थ यात्राओं पे जाऊंगा, मैं सवा मणि लगाऊंगा और मैं भंडारा लगाऊंगा, उस पैसे को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लगाइए। वो आपके लोगों को जीते जी तो कुछ करने नहीं देते, आपके लोगों को पानी नहीं पीने दिया, और आप पिंड दान कर रहे हैं। आप जो हलवा खीर पूड़ी खिला रहे हैं, जिन्होंने जीते जी नहीं खाने दिया, वो मरने के बाद दे के आएंगे आपके लोगों को ऊपर, वो पहुंचा देंगे आपके लोगों को ऊपर कि जिन्होंने जीते जी उनको खाने नहीं दिया, पानी नहीं पीने दिया। तो अपना पैसा वहाँ खर्च करना बंद कर दीजिए। शिक्षा सबसे ज़रूरी हमारे साधन है। कनकलता जी ने इतनी शानदार बात बताई, इतना हम सब लोग इसी अनुभव से गुजरे हैं। हम सब की कहानियाँ ऐसे ही है कि मास्टर जो है जाति का नाम ले लेके हमको पीटता था, जूते साफ कराता था, गालियाँ देता था, फिर भी हम लोग निकल पाए क्योंकि हमारे लोगों में खूब टैलेंट भरा हुआ है, एकदम कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव नाम का एक लड़का, जिसको इस देश में जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से क्लासरूम के बाहर बैठने का मौका मिला, अंदर भी नहीं बैठने दिया कि वो जो लिख रहा था उसको दिख जाए, पढ़ ले, सुन ले, सिर्फ क्लासरूम के बाहर बैठने का मौका मिला, और वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी बन गया, सबसे ज़्यादा डिग्री हासिल कर ली। तो इतना टैलेंट है, इतने क्रिएटिव लोग हैं कि एक जेंटल पुश चाहिए, एक जरा सा मौका चाहिए, एक जरा सा अवसर चाहिए, आत्मविश्वास भी आएगा। और देखिएगा अवसर मिलने के बाद जो कामयाबी हमारे लोग दिखाते हैं, आज कोई टक्कर ले आके, आज कोई भी मनु मीडिया का आदमी आके मुझे बता दे मेरे से टक्कर ले लेना जर्नलिज्म में क्या होता है, मैं सिखा दूंगा जर्नलिज्म क्या होता है, मैं सिखा दूंगा रिपोर्टिंग क्या होता है, एंकरिंग क्या होता है, फैक्ट चेक क्या होता है। तो मेरे से आके बता ले, वो बहस कर ले मेरिट पे। तो जब मौका मिलेगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। और हमारे लोगों को जब भी मौका मिला है, सितारे की तरह चमके हैं, दुनिया को रास्ता दिखाया है, इस देश को बेहतर बनाने के सारे काम किए हैं, इस देश को बर्बाद करने का काम नहीं किया। इसलिए हमें अपनी विरासत पर गर्व है, और अपने पुरखों की जयंती पर, उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम इसी अपनी स्पिरिट को दोहराते हैं, इसी अपने आत्मबल को दोहराते हैं, एक दूसरे से ऊर्जा लेते, हिम्मत लेते हैं कि हार नहीं मानेंगे, गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके जो भी षड्यंत्र है उसका शिकार नहीं होंगे। हम अपने पुरखों के समतावादी समाज को बनाने के लिए काम करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, संगठित करेंगे, संघर्ष करेंगे, और अपने लिए बेहतर भविष्य बनाएंगे। यही मेरा संदेश, यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश। उनके आदर्शों पर, अपने पुरखों के आदर्शों पर चलने की कोशिश हम करेंगे। इस कार्यक्रम में आना मेरे लिए गर्व की बात है। और यहाँ चूँकि उत्तराखंड में आया हूँ, तो बस एक अनाउंसमेंट करूँगा कि मैं उत्तराखंड में एक सीरीज़ जल्दी लॉन्च करूँगा कि जो दलित एट्रोसिटीज़ खासकर उत्तराखंड में है,
इस पे एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज हम लोग प्लान कर रहे हैं 10 एपिसोड की। इस पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि कैसे देवभूमि में दलितों के साथ दरिंदगी हो रही है। हम पूरी दुनिया के सामने बताएंगे, पूरी दुनिया के फिल्म फेस्टिवल्स में हम उसको भेजेंगे, स्क्रीनिंग कराएंगे, दिखाएंगे कि देखिए जिसको आप जो है बहुत साफ सुथरा, बहुत एक अच्छा नैरेटिव बना के दिखाते हैं, वहाँ हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो द न्यूज़ बी की टीम की ओर से मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जल्द इस पर हम ज़रूर काम करें और अपने लोगों की तकलीफ़ को दिखा पाएँ। आप हमारा साथ दें, आप हमारा हौसला बढ़ाएं। फ्री में सब्सक्रिप्शन करना है, सब्सक्राइब करने में तो पैसा भी नहीं लगता, बाकी चीज़ों करने में तो लगता। हम कहते हैं भाई 85% लोग हैं तो 85% कीजिए ना, हमारे 85 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे। नहीं कर पा रहे ना, फ्री में करना होता है। तो जाइए अपनी बहुजन मीडिया को पहचानिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है। आप सबसे बड़े उसके जज हैं। आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका हौसला बढ़ाइए। कम से कम आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप उन लिंक्स पर बात कीजिए, भेजिए। बहुजन मीडिया ही आपका अपना मीडिया है, मनु मीडिया आपका मीडिया नहीं है, इसलिए उनसे बचिए और अपने लोगों का हौसला बढ़ाइए। आपके बीच में आया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तमाम जो आयोजक हैं, दिल से आभार कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की छाया में खड़े होने का अवसर मिला। फिर कभी आएंगे, फिर कभी आपसे बात होगी, फिर कभी आपसे जो है अपने पुरखों की विरासत पर और भविष्य की रणनीतियों पर बात होगी। जय भीम, जय ज्योतिबा फुले।